नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ थाना अंतर्गत दनियालपुर सोना तालाब क्षेत्र में बाल विवाह का मामला आया सामने। शिवपुर स्थित एक लॉन में शादी समारोह के दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। बीएचयू हॉस्पिटल को अत्याधुनिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन कराई गई उपलब्ध। और कोरोना किट को लेकर बीजेपी पार्षदों ने कहा उन्हें नहीं पता कैसे लेनी है दवाएं, जनता को बांटने में लग रहा डर। और अब खबरें विस्तार से। सारनाथ थाना अंतर्गत दनियालपुर सोना तालाब क्षेत्र में बाल विवाह का मामला सामने आया। पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना से संघर्ष कर रहा है। ऐसे में भी बाल विवाह की घटनाएं रुकने की बजाय गति में है। ताजा मामला वाराणसी शहर के सारनाथ एरिया के दनियालपुर स्थित सोना तालाब का है, जहां 14 वर्षीय बालिका की मर्जी के विरुद्ध दुगने से ज्यादा उम्र के युवक के साथ उसका विवाह कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही बाल अधिकार संस्था शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन बालिका के घर पहुंची। पहले तो परिवार के लोग सीधे मुकर गए और कहने लगे कि लड़की बालिग है। शंभुनाथ सिंह रिसर्च फाउंडेशन के निर्देशिका रोली सिंह ने बताया कि नाबालिग लड़की की शादी का मामला गुप्त सूचना द्वारा प्राप्त हुआ, जिसके बाद हमारी टीम दीपिका भट्टाचार्य के नेतृत्व में बालिका के घर पहुंची, जहां पर परिजनों ने आनाकानी शुरू कर दी। जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो मामला धीरे धीरे सामने आया, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी जानकारी जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल कल्याण समिति को दी। शादी पिछले सप्ताह हो चुकी थी, जिसके बाद हम लोगों को जानकारी हुई। पुलिस की मदद से हम लोगों ने गौना रुकवाने का काम किया है। वहीं रोली सिंह ने आगे बताया कि ऐसे मामले आए दिन सामने आते हैं, पर इसमें कोई वैधानिक कार्रवाई न होने से लोग छूट जाते हैं। देखिए, इस आपदा काल में हमारी संस्था जो बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में कार्य कर रही है, हम लोग लगातार रिलीफ वर्क के साथ साथ बाल संरक्षण के मुद्दों पर भी निगरानी बरते हुए हैं। इसी क्रम में एक गुप्त फोन आया हमारे पास कि लगभग 13-14 वर्षीय नाबालिग बालिका का शादी 35 वर्ष के व्यक्ति से कर दिया गया है, जबकि बालिका नहीं चाहती थी अपना विवाह। हालांकि थोड़ा 2-3 दिन पहले का मामला है, ये एक सप्ताह पहले का मामला है, लेकिन हमारे संज्ञान में आज आया और तत्काल आते ही हमारी पूरी टीम, विशेष करके दीपिका भट्टाचार्य और उनके साथ और भी हमारे साथी स्वयंसेवक बच्ची के घर गए। शुरू में जब घर में गए तो उनके घर के लोगों ने पूरा चीज़ों को पलट दिया और बोला नहीं, मेरी लड़की बालिका है, लड़की बालिग है और ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ है। लेकिन इस बीच एक अच्छी बात ये हुई कि संबंधित थाना के पुलिसकर्मी बहुत अच्छा सहयोग दिए। वो लोग भी आकर करके इस मसले में पहल किए और फाइनली परिवार के लोगों ने स्वीकार किया कि हम इस आपदा काल में विवशता के कारण अपनी नाबालिग बच्ची की शादी अधिक उम्र के व्यक्ति से कर दिए हैं। तदुपरांत अभी तो फिलहाल उसका गौना रोक दिया गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि न केवल बनारस बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस आपदा काल में बाल विवाह की घटनाएं बढ़ी हैं। जो जहां है वो वहां इस पर निगरानी रखे। इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बाल विवाह की घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं और उसके मूल में मुझे जो समझ में आ रहा है वो यह है कि इस पर लीगल एक्शन नहीं होते हैं। ऐसी घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं, किंतु इन्हें इन प्रकार हम लोग सिर्फ कभी एफिडेविट बना करके छोड़ दिया जा रहा है, कभी भी लीगल एक्शन नहीं हो रहा है। लोगों के अंदर कानून का भय नहीं है, इसलिए लोग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। शिवपुर स्थित एक लॉन में शादी समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का किसी ने भी पालन नहीं किया। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप शादी समारोह को किए जाने की अनुमति दी गई है, लेकिन शिवपुर थाना अंतर्गत एक निजी लॉन में शादी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ाई गई। कैंटसीओ से बात करने पर उन्होंने कहा कि ऐसा वीडियो मेरे संज्ञान में आया है और इस वीडियो को देखते हुए दोनों पार्टियों से बात करने पर अगर ऐसा पाया गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
जी हाँ, ये वीडियो जो सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ी वायरल हुई है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि शिवपुर के हनुमान लॉन के आसपास की वीडियो है। हाँ, इसमें देख के ऐसा लग रहा है कि ये जो लोग शादी कर रहे हैं, बारात में कोरोना के जितने भी कोविड की गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो इसमें पे जांच करके देखा जाएगा कि किस किस पार्टी की गलती रही है, तो मैरिज लॉन की गलती रही है या फिर जो लोग ये शादी कर रहे हैं उनकी गलती रही है, तो उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में ठीक है मुकदमा भी लिखा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। सर लगातार वहाँ पर जो में सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्क के लापरवाह लोग घूम रहे हैं, जी। इस पे क्या कहना चाहेंगे पुलिस की कार्रवाई के ऊपर? दिन पे दिन ऊपर से भी हमें आदेश मिल रहे हैं, मैं भी नीचे सबको आदेश दे रहा हूँ, मैं खुद बाहर निकल के देख रहा हूँ कि इसका एनफोर्समेंट उस स्तर का होना चाहिए। जिस तरह की कड़ाई हमें करनी है उस तरह की कड़ाई की जाएगी, ठीक है। लेकिन उसी तरह हमें देखना है कि आजकल त्यौहार का भी सीज़न है, तो इस तरह में किसी के उसको ठेस ना पहुँचाई जाए। लेकिन हम अपनी तरह से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि ये उन्हीं के लाभ में है कि वो घर में रहें, ठीक है। जितना टाइम वो घर के अंदर रहेंगे स्वस्थ रहेंगे, और बाहर सबसे मिलना कुछ टाइम के लिए 1-2 साल के लिए वो अवॉइड कर भी सकते हैं, लेकिन उनका रहना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी नहीं, उनका रहना ज़रूरी है। बीएचयू हॉस्पिटल को अत्याधुनिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध कराई गई। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बीएचयू एमआरयू मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिट और वीआरडीएल वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी लैब को 2 अत्याधुनिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन से महज 28 मिनट में ही 96 सैंपल के परीक्षण किए जा सकते हैं। अभी तक पुरानी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन से 1.5 घंटे में केवल 24 सैंपल के परीक्षण हो पाते थे, जिससे रिपोर्ट आने में काफ़ी लंबा वक्त लगता था। मगर अप्रैल के अंत में इंस्टॉल हुई इस मशीन से रिपोर्ट तेज़ी से दी जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए इस मशीन की खास ज़रूरत थी। अब बनारस व आसपास के ज़िलों में कोरोना रिपोर्ट के लिए 6-7 दिनों का वक्त नहीं लगेगा। इस मशीन की कीमत 25 लाख रुपए है। बीएचयू एमआरयू लैब के इंचार्ज रोयाना सिंह के अनुसार इस मशीन की बेहद आवश्यकता थी, जिसके लिए हमने मंडलायुक्त से गुहार लगाई थी। उन्होंने तत्काल इस मशीन की व्यवस्था कराई है। हमारी लेबोरेटरी और एक और लेबोरेटरी साथ में है, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, जिसको डॉक्टर रोयाना सिंह चलाती हैं। दोनों लैब मिलकर करीब 9 से 11,000 टेस्ट पर डे कर पा रहे हैं, और इस तरह की जो हमारी एफिशिएंसी बढ़ी है उसमें हमारे मंडलायुक्त श्री दीपक कुमार अग्रवाल जी का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ये उन्होंने देखा, हम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि अगर ऑटोमेटिक मशीन आरएनए एक्सट्रैक्टर दे देंगे तो जो काम 4 लोग मिलके 6 घंटे लगा देते हैं, वो काम जो है 28 मिनट में ये मशीन करके दे देगी। तो उन्होंने एसोचएम के ज़रिए 2 मशीनें हम लोगों को अवेलेबल कराई। दोनों लैब में एक एक मशीन रखी गई है, और इस मशीन के रखे जाने से फ़ायदा ये हो गया कि हम जहाँ पे सिर्फ बहुत मुश्किल से 3,000-4,000 सैंपल कर पा रहे थे, अब हम यूजुअली 9 से 11,000 पे पहुँच जा रहे हैं। और ये पूरे पूर्वांचल के लिए, क्योंकि पूर्वांचल के 7 ज़िले करते हैं हम लोग, इसके पहले और भी प्रेशर था हमारे ऊपर, तो अभी आराम से 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट दे देते हैं, और यूजुअली हमारी 48 घंटे के ऊपर की पेंडेंसी जाती नहीं है। तो इससे मरीजों के इलाज में और डायग्नोसिस में और उनको आइसोलेट करने में बहुत आसानी हो गई है। और हमारा जो स्टाफ है वो भी बहुत रिलैक्स फील कर रहा है, क्योंकि ये सुई में धागा डालने जैसा महीन काम लगातार 2.5 घंटे करने पे वो बिल्कुल थक जाते थे, और इस आरएनए एक्सट्रैक्शन के लिए हमको बहुत बड़ी टीम लगानी पड़ती थी। तो उतने कम मैन पावर के बावजूद भी हम परफॉर्मेंस अच्छी दे पा रहे हैं इस ऑटोमेटिक मशीन की वजह से, और इसके लिए हम मंडलायुक्त के बहुत बहुत आभारी हैं, और एसोचएम के भी आभारी हैं, जिन्होंने तुरंत ही इतने जल्दी में अवेलेबल करा दिया जिसकी हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सो ये हमारी लैब है, स्टेट लेवल की लैब, जहाँ पे कई डिस्ट्रिक्ट्स की कोविड की टेस्टिंग चल रही है, कोरोना वायरस की। सो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये सारी मशीनें हैं RT-PCR की, जिसमें कि हम फाइनल रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। मतलब सारा प्रोसेसिंग के बाद सैंपल आता है, फिर सैंपल का हम RNA निकालते हैं मशीन से, फिर वो सैंपल जो होता है RNA, फिर उसका हम RT-PCR मतलब रियल टाइम PCR लगता है। तो फिर जब रियल टाइम PCR लगता है तो 1 घंटा 40 मिनट के बाद कुछ मशीन में ग्राफ्स आने स्टार्ट होते हैं। तो उन ग्राफ के बेसिस पे हम देखते हैं कि पेशेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
सो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ग्राफ जिससे देख के आप समझ पाओगे कि हम किस तरीके से उस पेशेंट को पॉजिटिव देते हैं और किस तरीके से हम उसे नेगेटिव देते हैं। सो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप का एक विंडो आएगा पूरा, जब सारा प्रोसेस मशीन का ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम एक बैच में 96 सैंपल्स लगते हैं। सो 96 में पॉजिटिव कंट्रोल सैंपल होता है जो कि दिखाता है कि हमारा सारा प्रोसीजर ठीक है, क्योंकि हमारा क्वालिटी कंट्रोल सबसे बड़ा एम रहता है। हम चाहे 3000 सैंपल करें चाहे 10,000 सैंपल करें, हम लोग के लैब का क्वालिटी चेक हमेशा होता रहता है और हम क्वालिटी कंट्रोल पर काम करते हैं। कोई भी क्वालिटी कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, स्पीड चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। सो ये सारे 96 सैंपल्स का आपको दिख रहा है। अगर मैं किसी एक सैंपल पे क्लिक करूँगा तो उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ निकलेगा, जिस पे भी करूँगा उसका एक तरीके से निकलेगा। अब देखिए, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ दिख रहा है, किसी पे कर रहा हूँ तो आपको ग्राफ नहीं दिख रहा है। अब जैसे देखिए इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है, ऐसा प्रॉपर ग्राफ दिख रहा है। तो जो पॉजिटिव सैंपल होगा उसकी जो पीक्स रहती हैं, जो कोरोना की जीन्स है, जो कोरोना वायरस को दिखाती हैं, नोवल कोरोना, वो हमारे पास कई सारी इसमें जीन होती हैं जो स्पेसिफिक उसी कोरोना वायरस को पकड़ती हैं। तो अगर वो एम्पलीफाई होती है, मतलब पेशेंट के सैंपल में अगर कोरोना वायरस था और वो यहाँ पे पकड़ा हमारे सिस्टम ने, तो वो एक ऐसा करके ग्राफ बनाता है। तो ये है पॉजिटिव कंट्रोल, मतलब कि हमारा सिस्टम ठीक चला। ये एक स्टैंडर्ड ग्राफ है। ये देखिए ऐसे आया और ऐसे करके फ्लैट हो गया, मतलब ये प्रॉपर एम्पलीफाई हुआ। अब हम आपको दिखाते हैं पेशेंट का सैंपल। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो ये सिग्मोइड कर्व नहीं है, ये नेगेटिव सैंपल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एक प्रॉपर पॉजिटिव सैंपल। क्यों? क्योंकि दोनों एम्पलीफाई हुए और यहाँ पर एक CT वैल्यू आ गई। आजकल बहुत सब न्यूज़ आ रहा है CT वैल्यू क्या है, CT वैल्यू क्या है। तो CT वैल्यू कई चीज़ों पर डिपेंड करती है, उससे परेशान नहीं होना है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव है। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरीके से हम एक एक सैंपल पर क्लिक करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे सैंपल इस रो के पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव है। मैं आपको भी एक प्योरली नेगेटिव सैंपल दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ग्राफ नहीं आया, ये एक नॉइस इसको बोला जाता है। जस्ट ये ऊपर चला गया टेढ़ा मेढ़ा, इसको ग्राफ नहीं बोलते। तो दिस इज नेगेटिव सैंपल, ठीक है। अगर आपको और ये भी देखिए पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव सैंपल है, ठीक है। ये पॉजिटिव सैंपल्स हैं। मैक्सिमम इस टाइम पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है, 20% 30% के आसपास पॉजिटिविटी रेट है। ये देखिए, ये भी नेगेटिव सैंपल है। तो इस तरीके से हम एक एक ग्राफ को देखते हैं। ये भी नेगेटिव सैंपल है। ये देखिए, ये आपका प्योर नेगेटिव सैंपल मीन्स कुछ एम्प्लीफिकेशन नहीं हुआ। सो आई गेस ये क्लियर होगा कि कैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं। और फिर यहाँ रिपोर्टिंग के बाद हम पोर्टल पे रिपोर्टिंग डाल के लखनऊ दिल्ली तक सारा रिपोर्टिंग जाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे हम रिपोर्टिंग करते हैं PCR की। कोरोना किट को लेकर बीजेपी पार्षदों ने कहा कि उन्हें नहीं पता है कि दवाएं कैसे लेनी है, जनता में इसे बांटने में डर लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में बीजेपी पार्षदों का दर छलका। कोरोना काल में बीजेपी पार्षद अपने आप को असहाय बता रहे हैं। उनका कहना है कि 15,000 से ऊपर आबादी वाले क्षेत्र में मात्र 30 कोविड किट मिली है और ऑक्सीमीटर व थर्मल स्कैनर नहीं दिया गया है। पार्षदों का कहना है कि उन्हें अपने अपने वार्ड का महामारी निगरानी का अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि कोरोना किट की कौन सी दवा कब लेनी है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोरोना किट बांटने में डर लग रहा है क्योंकि अगर कुछ भी हुआ तो जनता उन्हें दोष देगी। बीजेपी पार्षद ने कहा कि अब कोरोना किट वापस नगर निगम के अधिकारियों को ही दे दी जाएगी। पार्षद जी, कितने की आबादी होगी आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में कम से कम 16,000 से 17,000 की आबादी है जी। और इस समय नगर निगम के तरफ से मात्र 30 पैकेट दवाई किट जो बोला जा रहा है अखबार के माध्यम से, ये दिया गया है। अब बताइए कि 16,000 की आबादी में हम 30 किट लेके किसको बांटेंगे। दूसरी चीज़, ना ऑक्सीमीटर हम लोग को मिला है, ना थर्मल स्कैनर हम लोगों को मिला है। वार्ड अध्यक्ष हम लोग को बना दिया गया कि आप लोग जो है इस समय महामारी का आप अपने वार्ड का अध्यक्ष है। ना तो हम लोगों से किसी तरह की खाली दवाई दे दिया है, किसको किस तरह का खिलाना है। हम लोग तो डॉक्टर है नहीं। मान लीजिए कोई ऊंच नीच हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? उस समय यही कहेगा कि जो है पार्षद जी मुआ दिया है। और ऑक्सीमीटर नहीं है कि हम लोग कम से कम वो उसका सांस, उसका प्रेशर ये सब नाप सके। थर्मल स्कैनर नहीं है कि कोई कोविड पेशेंट हमारे पास आ रहा है। आज तक किसी पार्षद को नगर निगम की तरफ से पूछा नहीं गया। हमारे कुछ पार्षद मित्र इस समय बीमार भी चल रहे हैं कोविड में।
अभी हम लोगों को सबसे दुख की बात क्या बताया कि हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगाया नगर निगम की तरफ से, और सबसे ज़्यादा मतलब पब्लिक के बीच में हम लोग रहते हैं। रूलिंग पार्टी का, बाकी पार्टी का तो छोड़ दीजिए, रूलिंग पार्टी के पार्षदों को भी अभी तक कोविड नहीं लगाया नगर निगम की तरफ से। गुरुधाम चौराहे पर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बेलूपुर थाना क्षेत्र के गुरुधाम कॉलोनी के पास नशे में धुत बाइक सवार युवक ने नारियल पानी बेचने वाले को जमकर पीटा। नारियल पानी विक्रेता का सर फट गया है, जिसके बाद दुकानदार की ओर से लोगों ने मनबड़ युवक की जमकर पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर दुर्गाकुंड चौकी प्रभारी प्रकाश सिंह सहित पुलिस कर्मी पहुंच गए। मौके से सरायनंदन खुजवा निवासी शिवम झा को बाइक सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। बेलूपुर पुलिस ने पकड़े गए युवक की बाइक सीज कर दी है और युवक के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। कोविड वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ से पटा रहने वाला कबरचौरा महिला अस्पताल खाली पड़ा है। लगातार वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ से पटा रहने वाला कबरचौरा महिला अस्पताल आज खाली पड़ा रहा। लोग अगर आ भी रहे थे तो सिर्फ एक दूसरे से जानकारी ही लेते मिले। कोई भी सरकारी कर्मचारी कुछ बताने व समझाने वाला यहाँ नहीं था। रजिस्ट्रेशन खिड़की पर भी कोई नहीं था। वहीं वैक्सीन लगाने वाली एक कर्मचारी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होने वाले जब से आ रहे हैं तब से भीड़ में कमी आई है। सुबह तक हमारे पास 90 वैक्सीन थी, जिसमें से लगभग 1 दर्जन वैक्सीन बची हुई है। इसके बाद जब हमें वैक्सीन मिलेगा तो आगे का कार्य बढ़ेगा। ये यहाँ पर क्या वैक्सीन वगैरह खत्म हो चुका है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वैक्सीन है, लग रहा है। अच्छा, तो कितने वर्ष तक के लोगों को आप क्या अभी लग रहा है? 18+ वालों का तो रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जब उनका आता है मैसेज तब वो आते हैं लगवाने। बाकी 45 तक के लोगों का 45 तक को भी लग रहा है, उससे ऊपर तो भरपूर है आपके पास वैक्सीन? हाँ, अभी तो है। तो अभी तक सुबह से कितने लोगों को लगा? सुबह से 95 लोगों को लग चुका है। क्या रजिस्टर होने से कुछ भीड़ में कमी आई है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन होने से ना नंबर से लग रहा है। नीमा जी क्यों आई है यहाँ? हम बड़ी मम्मी को लेके आए थे आज वैक्सीन कराने के लिए, तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल रहा है कि लगेगा नहीं लगेगा। कह रहे रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर कह रहे हैं कि नहीं है वैक्सीन नहीं है, बाद में आइए, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहा है कोई फ्रेंकली जवाब कोई देने वाला यहाँ नहीं है? यहाँ पे कोई नहीं है, पूरा खाली है। बस यहाँ पे पब्लिक ही दिख रही है और कोई नहीं दिख रहा है। क्या चाहती हैं आप लोग? चाहते हैं कि अब आए हैं तो वैक्सीन लगा लें, या तो फिर कोई इन्फॉर्मेशन दे दे। कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन पर भी कोई नहीं है, खिड़की नहीं, पे कहीं पे भी कोई नहीं है, सब पूरा खाली पड़ा है। डोमराजा परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और एक पक्ष ने पुलिस द्वारा 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगाया। वाराणसी में एक ओर जहां कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर शवदाह के दौरान लोगों के बीच विवाद भी होने लगा है। हरिश्चंद्र घाट पर अंतिम क्रियाकर्म करने वाले डोमराजा परिवार के सदस्य आपस में भिड़ गए। मारपीट की सूचना पर पुलिस ने एक पक्ष को हिरासत में ले लिया। इस पक्ष के लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया है। संजय चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे परिवार के ही कुछ लोगों ने भेलूपुर पुलिस के 80 चौकी पर रुपए देकर हमारे ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करवाया है। इस बीच किसी तरह जान बचाकर थाने से भागना पड़ा। जी कल आपके साथ कैसी घटना हुई है? सर, हम थोड़ा सा ड्रिंक कर लिए थे। ड्रिंक में मुंह से गलती से कुछ निकल गया, मुंह से गाली गुत्ता निकल गया। इसी में ओंकार चौधरी, चंदन चौधरी लोग मिल के, उनका नाम भी बतावा, पुलिस से महेंद्र चौधरी पुलिस से कहकर तो इतना मरवाए हैं। कौन पुलिस वाले आए थे? सनी निषाद। कौन है सनी निषाद? चौकी के साहब। अच्छा, और कौन आया था? आलोक कुमार लेने रिसीविंग करने आए थे। आलोक कुमार? हाँ। कांस्टेबल है आलोक कुमार? फैंटम। और भी कुछ बोले उसके बाद? और मार के बस सुझा दिया। हमको गोड़ पड़वाने लगे ओंकार चौधरी का। पुलिस ऐसा किया, उनकी सर थोड़ा सा गलती हो गई ड्रिंक करने के बाद। किस विषय पे लड़ाई हुई थी आप लोगों की? लड़ाई ठीक, इन लोग जो है 7,000 साहब बनाए हैं, 7,000 कोविड और 5,000 नॉर्मल। अभी लोग 11,000 9,000 मांग रहे हैं। कौन मांग रहा था? ओंकार चौधरी। अच्छा। मैं काशी के डोमराजा परिवार से हूँ और ये घटी घटना थी। हमारा भाई थोड़ा सा पी के गाली गलौज कर दिया था। लोगों ने उसको पैसा दे के ही मरवाए। 80 चौकी पे
कौन लोग हैं, किससे झगड़ा हुआ था? ओमकार चौधरी से। ओमकार चौधरी, चंदन चौधरी, ओमकार चौधरी। ये लोग कौन है? आप ही के परिवार से हैं कि? हाँ, ये लोग थोड़ा सा अत्याचार किए थे कि कोई पैसा इधर उधर ले रहे थे। विरोध, उसके लिए मैं विरोध कर रहा हूँ। आज से मैं 500 रुपया अग्नि के लूँगा। कोरोना लाश आएगा 5,500 रुपया में मैं जलाऊँगा। चौकी पर जाने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं हुई आपके भाई के साथ? हमारे भाई के साथ लात जूता से मारे हैं सनी दरोगा, आलोक सिपाही और नहीं सनी निषाद है, दरोगा था। 25,000 रुपये लेके। किससे 25,000 रुपये लिए थे? ओमकार चौधरी से। तो कैसे पता चला कि आपको 25,000 रुपया देकर मरवाया गया है? वो हमको पहले से सूचना था सब। जो कि दोपहर में जब गाली गलौज किया, आलोक सिपाही से मैंने बोला था कि इसको ले जाके बंद कर दीजिए। हाँ, आलोक सिपाही से मैंने बोला था कि ले जाके बंद कर दीजिए, उसी समय बंद कर देना चाहिए था। फिर शाम को आया तो कहा कि फोटो खींचने के बहाने उसको बुलाया, ले जाके साला मारने लगा। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौक थाना अंतर्गत ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज का ऑडियो वायरल हुआ। चौक थाना अंतर्गत ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उनके द्वारा खुलेआम धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जो मन में आएगा वो करूंगी। हालांकि इस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि KTV चैनल नहीं करता है। हेलो जी मैम, नमस्ते। अनुभव बोल रहा हूँ मैं। सुमन मैम बोल रही हैं? बताओ यार, सुन रही हूँ। हेलो, हाँ बताइए, सुन रही हूँ। मैम ये बताइए, अभी भी एक आप वो वहाँ पे चाह टूर्नामेंट की तरफ एक लड़का खड़ा था, मैंने सामान अपना सब निकलवा रहा हूँ मैं वहाँ से, आप उसको मार दी। पहले एक बार पूछी तो होती, वो फालतू में रो रहा है, मतलब पंचायत हो गया। मैं मैम मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैम, ये मैं कह रहा हूँ। अरे मैम मैं पूछ रहा हूँ कि मैम बताइए, आपने उसको मारा, मैं पूछ लेती, मैं सामान मंगाया था, मैं पीछे मंगाया था मैम। हाँ? मैं कह रही हूँ ना, तू आ, मैं तुझे सब लिखित में दे रही हूँ। मैंने क्या किया है क्या नहीं। लिखित मैंने मैम, मैं मारा, मैं पूछ रहा, मैं पूछ लीजिए एक बार। फोन रख बस, तेरी इतनी औकात नहीं, तू मुझे फोन करके पूछ सके। मैम औकात वाली बात, एक मिनट औकात वाली बात मैम, आप औकात वाली बात कर रही हैं। अभी तो मार के जो मन में आया करके आऊंगी। मैम आप नोट करिए, आप एक मिनट। भारतीय रेल द्वारा दुर्गापुर से तरल मेडिकल ऑक्सीजन वाराणसी के माधोपुर स्टेशन पहुंचाया गया। भारतीय रेल द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में दुर्गापुर से 2 कंटेनर्स में कुल 40 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के माधो सिंह स्टेशन पर पहुंचाई गई। इस दौरान ये ट्रेन विभिन्न स्टेशनों से ग्रीन कॉरिडोर के जरिए 53 मिनट में वाराणसी स्टेशन से माधोपुर स्टेशन पहुंची। मंडल रेल प्रबंधक विजय कुमार पंजियार स्वयं मंडलीय अधिकारियों के साथ माधो सिंह स्टेशन पर तरल मेडिकल ऑक्सीजन के अनलोडिंग कार्य की निगरानी में जुटे रहे। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांट से वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल में ऑक्सीजन आपूर्ति हो रही है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र की देन है कि आज कोरोना वैश्विक महामारी में पूरे पूर्वांचल सहित सोनभद्र, मिर्जापुर जैसे जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। इतना ही नहीं, इस औद्योगिक क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट से जब भी जिसे जरूरत पड़ती है खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आता है और मात्र कुछ शुल्क देकर यहां से ऑक्सीजन ले जाता है। जबकि शहर के अस्पतालों में लोग पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने का हवाला देते हैं, तो ये बात कुछ हजम होने वाली नहीं है, क्योंकि रामनगर के इस औद्योगिक क्षेत्र के ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन पूर्ति के एक नहीं बल्कि 2-3 केंद्र ऐसे हैं जो न सिर्फ वाराणसी बल्कि आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, मऊ, सोनभद्र व मिर्जापुर जैसी जगहों पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं।
संबंधित द्वारा उनको पूरी सावधानी से भरा जाए, दिए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन किया जाए, गैस सिलेंडर जितनी कैपेसिटी के हैं उनसे सही भराव किया जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो पाए और पूर्ण संस्थात्मक निर्देशों को दिए गए सबको पालन करें। बहुबेटी कुटुंब फाउंडेशन और मरियम फाउंडेशन द्वारा लोगों में भोजन व काढ़ा वितरित करने के साथ ही एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई। बहुबेटी कुटुंब फाउंडेशन और मरियम फाउंडेशन की तरफ से पिछले वर्ष कोरोना महामारी के समय से ही लगभग 500 लोगों को खाना लगभग 73 दिन यानी पूरे लॉकडाउन तक संस्था द्वारा बांटा गया। लेकिन अब कोरोना ने दोबारा अपना प्रकोप दिखाया है, तब दोनों ही संस्थाओं ने एक एम्बुलेंस की शुरुआत की है और प्रतिदिन लोगों को ऑक्सीजन और जरूरी सामग्री पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ संस्था लगभग 200 लोगों का भोजन बनाकर सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। अब तक संस्था ने लगभग 500 लोगों तक अपना बनाया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया है। इसके साथ ही लगभग 501 लोगों में पौधे का वितरण कर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। जब से कोरोना महामारी आई हुई है तब से हम लोगों ने 72 दिन लगातार खाना बनाया है और खाना हम लोग स्वयं इसलिए बनाते थे ताकि खर्च कम आए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल करा सकें। 600 लोगों का खाना प्रतिदिन हम लोग बनाते थे अपने हाथों से, हमारी टीम के द्वारा। और इस वाले महामारी में हम लोगों ने जब से सेकेंड स्टेज आया है तो इसमें हम लोग काढ़ा वितरण कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये काढ़ा है प्रतिरोधक शक्तिवर्धक, स्वयं हम लोग के यहाँ बनाया गया है और इसको हम लोग निःशुल्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वितरित करा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को कोरोना हो गया उनके अंदर की शक्ति जो है एकदम क्षीण हो गई है और इसके द्वारा जो है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उनको शक्ति आती है। साथ ही हम लोग लगातार एक हम लोगों ने फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ये हम लोगों ने मरियम मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से शुरू की है, क्योंकि मरियम एक बहुत ही प्यारी बेटी थी हमारे भाई साहब की, अनु भैया की, और इन्होंने जो है उनकी याद पे एक एम्बुलेंस शुरू की, जिससे कि हम लोग निःशुल्क लगातार पहले दिन से ही लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पहले हमारे पास उन्होंने 2 सिलेंडर से शुरू किया था, इस समय हम लोग पास 15 सिलेंडर है और लगभग हम लोग 16 से 17 लोगों की जान बचा चुके हैं। रामनगर नगर पालिका के कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नगर पालिका के कार्यमुक्त किए गए कर्मचारियों के समक्ष कोरोना काल में भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। इन कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए 1 महीने 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सभी प्राइवेट व सरकारी संस्थाओं को बार बार निर्देशित किया गया है कि कोई भी संस्था कोविड वैश्विक महामारी में अपने यहाँ के किसी भी कर्मचारियों को नहीं निकालेगी। बावजूद इसके रामनगर नगर पालिका में कार्यरत ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को निकाल दिया गया है। आप बताइए, आपके हाथ में ये पेपर कैसा है? जी सर, मैं नरेश कुमार यादव सर, नगर पालिका परिषद नलकूप चालक का सर आप कार्य करते थे। आप कितने सालों से जो है कि नलकूप चालक? मैं सर 7 सालों से जो कि नगर पालिका परिषद रामनगर में कार्यरत था। हाँ। और ये मेरे पास जो कि अनुभव प्रमाण पत्र जो ये अनुभव प्रमाण पत्र है, उसके बावजूद भी आपको ये निकाल नगर दिया गया? पालिका से मुझे सब मिला दिया है कि अच्छे कार्य के लिए जो कि इनको अनुभव प्रमाण पत्र अनुभव है, तो उसके बाद भी चेयरमैन साहब द्वारा हमको निकाल दिया गया। आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से ठीक किए जा रहे हैं कोरोना मरीज। कोरोना महामारी में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना वॉरियर्स के रूप में कोरोना मरीजों को स्वस्थ करने में दिन रात लगे हुए हैं। वहीं वाराणसी में एक ऐसे वैद्य हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं से कई कोरोना मरीजों को अब तक स्वस्थ कर चुके हैं। यही नहीं, वैद्य राजकुमार सिंह आयुर्वेदिक दवाओं से विभिन्न बीमारियों का इलाज भी करते हैं और इनकी दवा भारत से लेकर बंगाल तक के मरीजों को स्वस्थ करने में सफल रही है। पिछले वर्ष भी कोरोना महामारी के दौरान इन्होंने कई मरीजों को स्वस्थ किया है। वैसे कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक वैद्य हैं, ऐसे में आप कुछ कोरोना को लेकर क्या सोचते हैं या क्या कुछ उपाय आपके पास? मैं कोरोना के लिए अगले साल से कर रहा हूँ और अभी तक हमने 500 लोगों को ठीक किए हैं और 20 लोगों को दिए हैं और सभी ठीक हुए। लगभग अब तक कितने मरीज आप ठीक कर चुके हैं? 500 लोग। कोरोना का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि तीसरा इसका प्रावधान जो है बड़ी तेजी से बढ़ने वाला है, तो ऐसे लेकर क्या आप सोच रहे हैं क्या कुछ करने वाले हैं? नहीं, हमारा वही दवा किसी भी का हो, किसी भी तीसरा हो चाहे कोई दूसरा हो, वो सब ठीक होता है। तो चलते चलते अपना एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर।
सारनाथ थाना अंतर्गत दनियालपुर सोना तालाब क्षेत्र में बाल विवाह का मामला आया सामने। शिवपुर स्थित एक लॉन में शादी समारोह के दौरान किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं किया पालन। बीएचयू हॉस्पिटल को अत्याधुनिक आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन कराई गई उपलब्ध। और कोरोना किट को लेकर बीजेपी पार्षदों ने कहा उन्हें नहीं पता कैसे लेनी है दवाएं, जनता को बांटने में लग रहा डर। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।